हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। आइए देखते हैं कि 7 सितंबर 2022 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो रेलिवेंट हैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स में। सबसे पहला जो आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आया हुआ है अ मोर नर्चरिंग फोर्स, ये आर्टिकल रेलिवेंट हो जाता है आपके लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। तो आपको पता है कि आपके सिलेबस में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन है और उसके अंदर आपको जो पुलिस फोर्स है उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता होने चाहिए। तो वहीं पर ये आर्टिकल जो है ये आईपीएस ऑफिसर ने लिखा हुआ है, राहुल गुप्ता जी ने, और ये आर्टिकल एक सिचुएशन को बताता है जहां पर अल्टीमेट क्रक्स ये है कि जो 85% ऑफ जो हायरार्की में जो ऑफिसर्स या नॉट ऑफिसर जो कॉन्स्टेबुलरी पोजीशंस होती हैं वो 85% हैं, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। तो यहाँ पर आर्टिकल ये कहता है दैट पीपल इन द पुलिस फोर्स दे आर सफरिंग फ्रॉम द मेंटल स्ट्रेस। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रेस होता है, एक टेंशन होता है और बड़ा लेवल डिप्रेशन होता है। तो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन इस काइंड ये चीज़ें सारी देखने को मिलती हैं। इवन यूएन और डब्ल्यूएचओ वगैरह भी बोल चुके हैं दैट इंडिया इज़ द मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, आउट ऑफ हर 6 लोगों में एक बंदा जो है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत किसी लेवल का उसे मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कुछ भी कह सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स, ये बैकग्राउंड है एंड द थिंग इज प्रेजेंट इन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको बेसिक बैकग्राउंड या इश्यूज ऑफ पुलिस पता होने चाहिए। तो इश्यूज ऑफ पुलिस जैसे मेंटल जो ये इश्यूज हैं तो इसके पीछे भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल, ऑपरेशनल, बिहेवियरल इस तरीके के क्या होंगे, कॉजेस होंगे, है ना। कभी भी किसी आंसर को जब लिखते हो अगर आ जाए कि मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटल स्ट्रेस और मेंटल इश्यूज जो हैं उसको हमें देखने की ज़रूरत है, इस पॉइंट को कोई इलेबोरेशन करना हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल एंड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। इस फ्रेमवर्क में आंसर को तोड़ सकते हो और आपको यूज क्या करना है, यू नीड टू एनालाइज कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या खामियां हैं या उनके पास क्या इश्यूज हैं। देखो यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अगर इश्यूज देखने हैं, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज देखने हैं तो 2 साइड देखने को मिलती हैं। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पुलिस के भी 2 पहलू हैं और उन 2 इश्यूज को आपको समझना है। पहला ये होता है कि भाई पुलिस एज अ कल्प्रिट हम देखते हैं, तब उसमें इश्यूज आते हैं कि भाई पुलिस इज द ऑपरेसिव फोर्स। एक केस था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पुलिस जो है वो एकदम से जंगली फोर्स है ना। तो ये एक केस हुआ था पंजाब से रिलेटेड, तरन तारान ऐसा करके एक जगह है, 2013 में केस हुआ था। तो पुलिस है जंगली फोर्स, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं कि भाई पुलिस जो है वो वहाँ पे एक रिप्रेसिव फोर्स है या फियर साइकोसिस का यूज करती है, या यहाँ पे एक वेटिंग ऑपरेसिव फोर्स है, एक रिजीम फोर्स है। जैसे कॉलोनियल रिजीम था, बस कॉलोनियल की जगह गवर्नमेंट ऑफ यू कैन से अभी की जो गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट वो कर दिया गया है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो एक अथॉरिटी ऑफ क्राउन मेंटेन करने की कोशिश करती है, एक आइवरी टावर अप्रोच होता है, एक यूज ऑफ फोर्स, जो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ पुलिस होता है वो यूज ऑफ फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिविस्ट है, डिस्क्रिमिनेटरी है, हाई हैंडेड नेचर है पुलिस का, है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि भाई पुलिस में इश्यूज एक ऐसे लेवल के हैं जहाँ पे कल्प्रेट है पुलिस, बट एट द सेम टाइम एक दूसरा पर्सपेक्टिव है कि वहाँ पे पुलिस को एज अ विक्टिम हम देखते हैं और तब हम बात करते हैं कि पुलिस में क्या इश्यूज हैं। फिर ये नहीं कहते कि पुलिस जंगली फोर्स है, फिर कहते हैं कि पुलिस बहुत परेशान है सिस्टम से और बाकी सारी चीज़ों से। तो यहाँ पे पुलिस की प्रॉब्लम्स आती हैं जो इस वाले इशू की बात करेगा, जो मेंटल हेल्थ वाला है वो इस वाला का। पुलिस एज अ विक्टिम, पुलिस एज अ यू कैन से उसको एज अ ह्यूमन जब देखते हो तो लगता है कि यार यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो बिना और भूमिका बनाए और ज़्यादा इंट्रोडक्शन के समझते हैं कि कैसे पुलिस जो है इन चीज़ों से गुजर रही है। वो जो
ह्यूमन साइड ऑफ द पुलिस है उसको देखने की, उसमें जो इश्यूज हैं उसको देखने की कोशिश करो। सबसे पहले बहुत सारे मतलब कह सकते हो कि बहुत सारी रोल क्लैरिटी नहीं है, गोल क्लैरिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपकी बात आती है यहाँ पे गोल क्लैरिटी की, तो यहाँ पे बहुत सारे गोल जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, जैसे अकाउंटेबिलिटी टू स्टेट, ये सारी इश्यूज होते हैं। इसके अलावा आपकी बात आती है ट्रेनिंग की, कि भाई पूरा पूरा जो फोकस है वो होता है जो अपर, जो ऊपर की क्रीम होती है, यानी कि जो इंडियन आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको फोकस किया जाता है। जबकि ट्रेनिंग की ज़रूरत किसको भी है, जो लोग सबसे नीचे हैं स्ट्रेटा में, जो इसमें पूरी लेयर मतलब ये जो हायरार्की बनती है। क्यों? क्योंकि 85% नीचे हैं। एट द सेम टाइम एक कीवर्ड होता है कटिंग एज फंक्शनरी, तो ये लोग कटिंग एज फंक्शनरी के लेवल पर है। कटिंग एज फंक्शनरी का मतलब है जो जैसे मान लो कि आपको एफआईआर मतलब नोट करानी है, एफआईआर रजिस्टर करानी है, तो व्हाट यू किससे बात करोगे वहाँ पे जाके पुलिस स्टेशन से? आईपीएस से डायरेक्ट थोड़ी ना कांटेक्ट करोगे, यू विल कांटेक्ट अ पर्टिकुलर, यू कैन से कि छोटा जो मतलब ये स्टाफ में लोअर हायरार्की वाले किसी पुलिस कांस्टेबल वगैरह से। तो दैट इज समथिंग जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पे, कटिंग एज फंक्शनरी। तो उनकी ट्रेनिंग तो हो ही नहीं रही है। उनकी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए? सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में उनको कम्युनिकेशन बताना चाहिए, उनको मॉडल्स बताने चाहिए, उनको तरीके बताना चाहिए, उनको अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन वाले थियरीज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताना चाहिए। लेकिन ये सब किसको दिया जाता है? इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो कटिंग एज फंक्शनरी है, जो पब्लिक से डील करेगा, उसके पास ये सारी जानकारी नहीं होती। देयर ओनली ट्रेनिंग इज कि भाई कौन ज़्यादा दौड़ लेगा, है ना। दीज आर द थिंग्स, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। इसके अलावा वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब है। वर्किंग कंडीशन में कह सकते हो कि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, वीकली ऑफ नहीं मिलता है, छुट्टियां जब आती हैं, जैसे मान लो कोई हॉलीडे आया, हॉलीडेज़ पर सबको छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन पुलिस का काम हॉलीडेज़ पर बढ़ा दिया जाता है कि भाई अब तो 26 जन है, अब तो ईद है, अब तो दिवाली है या होली है, तो कुछ ऐसा मतलब लॉ एंड ऑर्डर को देखना है ना। कोई कावड़िया वाली यात्रा निकल रही थी यूपी में अभी जब चल रहा था, तो पुलिस की वहाँ पे बहुत ड्यूटी लगाई गई। कोई इंसिडेंट हो गया तो पुलिस को ही वो मतलब आईपीएस को सस्पेंड कर दिया गया कि आपने ध्यान नहीं दिया। तो पुलिस का काम क्या है कि वहाँ पे और ज़्यादा बर्डन जो है वो बढ़ जाता है जब कुछ ऐसा होता है, जबकि सारी दुनिया एंजॉय कर रही होती है, हॉलीडेज सेलिब्रेट कर रही होती है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स और सीनियर्स अब्यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा इंसेंटिव अच्छा नहीं है, हॉलीडेज नहीं मिलते हैं, और कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे स्टडी बोलती है जो आपका अलग अलग स्टडीज़ हैं कि 90% से ज़्यादा जो ये पुलिस जो भी कांस्टेबल और बाकी जो पर्सोनल हैं, 90% से ज़्यादा ऐसे हैं जो 8 आवर्स पर डे से ज़्यादा काम करते हैं पर डे, ठीक है। और 73% ऐसे हैं जिनको वीकेंड्स पे हॉलीडेज नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये हॉलीडे वगैरह काफ़ी वो है इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट देयर। इसके अलावा CSDS जो आपका है सेंटर फॉर, ये CSDS जो है उसका जो है स्टेट ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019, उसमें भी यही कहा गया कि भाई 80-90% लोग जो हैं 8+ आवर्स वर्क करते हैं। 50%, यहाँ पे 51 बोला है कि उनको हॉलीडेज नहीं मिलते। तो अल्टीमेटली कुछ भी फैक्ट आप यूज़ कर सकते हो कि भाई इतना 80%, 70%, और 26% ऐसे हैं जिसको 1 डे ऑफ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। और ऐसे ही और भी BPRD वगैरह ने और भी चीज़ें बोली हैं कि बार बार वही चीज़ है कि भाई हॉलीडेज एंड 8 आवर्स से ज़्यादा काम कराया जाता, तो अल्टीमेटली दिन का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, 8 आवर्स प्लस हो जाता है, और वीकली में हॉलीडे नहीं मिलता, तो समझ सकते हो कि वो चीज़ ओवरबर्डन और हो जाएगी। और एक रिपोर्ट है कमल कुमार कमेटी, और कमल कुमार कमेटी जो BPRD का ही कमेटी है, उन्होंने ये बोला था कि वी नीड 3,37,000 पुलिस पर्सनल टू अचीव 8 आवर्स। अभी क्या है कि पुलिस पर्सनल कम है, इसलिए वो 8 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं। अगर हम 3 लाख लोग और अपॉइंट कर लें, ये पुरानी रिपोर्ट है, अगर 3 लाख और कर लेते तो क्या होता, वो जो बर्डन है 8 आवर्स वाला वो वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन हो सकता था। बहुत सारी ये चीज़ें हो गई कि भाई वर्किंग कंडीशन कैसी हैं कि भाई दिन में 8 घंटे से ज़्यादा, वीक में हॉलीडे नहीं मिल रहा, हॉलीडेज़ में हॉलीडेज़ नहीं मिल रहे। तो इस तरीके से बहुत सारी वर्किंग कंडीशन वाले इश्यूज़ हैं। इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ भी बहुत गंदे वाले हैं, जैसे स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स नहीं है, जैसे बहुत सारे पुराने तरीके के वेपन्स जो है वो चलते रहते हैं। 26/11 कोई अटैक हो रहा है ना, जैसे कोई मतलब आतंकवादी हमला या कुछ टेररिस्ट अटैक, तो फिर
वो गन ऐसी होती हैं, एक एक आई वाज वाचिंग वन वेब सीरीज, वहाँ पे बोल रहे थे कि जब तक हम एक राइफ़ल को, अपनी पुराने ज़माने वाली राइफ़ल को, अंग्रेज़ों के ज़माने की जो राइफ़ल है उसको लोड करते हैं, तब तक वहाँ पे टेररिस्ट AK-47 से 20, 25, 30, 40 जो भी होता है वो इतने राउंड उनके चल जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस सिचुएशन इज़ देयर। स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स नहीं है, फॉरेंसिक लैब्स नहीं है। एक और चीज़ है जो प्रकाश सिंह जजमेंट में आई थी कि भाई लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन फंक्शन को सेपरेट करो, सारा काम एक ही पुलिस के ऊपर है। लॉ एंड ऑर्डर क्या है कि भाई चीज़ों को संभालना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और इन्वेस्टिगेशन क्या है कि जो केसेस हो चुके हैं उन केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी क्या है, सेम पुलिस को सारे काम दे दिए गए हैं कि भाई ये भी देखो, ड्यूटी भी देखो, ये सब भी करो, और जो केसेस ऑलरेडी हैं वहाँ पे क्या करो, उनकी इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट वगैरह भी फाइल करो। तो क्या क्या करे एक पुलिस, है ना। तो ये बोला गया था कि लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन को इन्वेस्टिगेशन फंक्शन से सेपरेट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा क्रिमिनल जो ऑफेंसेस हैं, है ना, क्रिमिनलाइजेशन वगैरह भी है। कम्युनिकेशन वगैरह के लिए टेलीफोन, वायरलेस, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में 10 to 13 व्हीकल्स ऑन 100 पुलिस, है ना। तो ये होना चाहिए इस तरीके से, मतलब बहुत कम व्हीकल्स हैं पुलिस पे। ये चीज़ बोली थी BPRD ने। तो BPRD को ज़रूर कोट करो जब भी कोई चीज़ करो, कोई भी चीज़ बताओ। तो BPRD ने ये सारी रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि BPRD का मतलब है वो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च। तो वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि व्हीकल्स नहीं है। अब देखो क्या होता है कि व्हीकल ही नहीं है तो फिर पुलिस कहीं जाना होगा, कोई सिचुएशन हो जाए तो कैसे पहुँचेगी जब व्हीकल ही नहीं है। 10 से 13 व्हीकल हैं 100 पुलिस स्टेशन पे, है ना। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर एंड यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि भाई इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। इसको आप रिलेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नर्चरिंग फोर्स। देन ये एक इशू है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें 2-3 फैक्ट हैं जो आपको वीमेन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप इसको चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बैट्स फॉर डिसेबल्ड IPS कैंडिडेट। सो बेसिकली दिस इशू इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इशू क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। आपके सिलेबस में, सॉरी फॉर दिस, आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके अंदर सीधा सीधा मेंशन है रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट जो है वो जो आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें IPS कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं। तो इनका जो रिक्रूटमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। अब रिक्रूटमेंट जो है उसमें ये चीज़ कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसा कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हैड अर्लियर अलाउड द डिसेबल्ड पर्सन हु क्लियर, जिन्होंने CSE को क्लियर करा था उनको 1 अप्रैल तक जिन्होंने किया उनको अप्लाई करने के लिए प्रोविजनली अप्लाई करने के लिए अलाउ कर दिया था। इस बार वाले ईयर में कुछ सर्विसेज में, लाइक IPS में, इंडियन रेलवे IRPS में, है ना, और रेलवे प्रोटेक्शन जो फॉरेस्ट सर्विस है उसमें, और वगैरह वगैरह कुछ सर्विसेज में कर दिया था। तो यहाँ पे एक पेटिशन है कि भाई पूरा करो, प्रोविजनली क्या होता है। सो इस पर सुप्रीम कोर्ट चल रही है। सुप्रीम कोर्ट इज टॉकिंग अबाउट द थिंग्स, और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक केस स्टडीज़ भी दी हुई हैं, जैसे आपके कंट्रीज़ लाइक इज़राइल है, इज़राइल की आर्मी है, और इसके अलावा और भी कुछ हैं कंट्रीज़, इज़राइल, अमेरिका एंड कनाडा। अमेरिका, कनाडा और इज़राइल, ये 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे डिसेबल्ड जो हैं इनकी आर्मीज़ में, इनकी जो फोर्सेस हैं उसमें मतलब एलिजिबल हैं, वहाँ पे कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो फिर वही है प्रोज एंड कॉन्स कि भाई ठीक है, अगर कर दोगे अलाउ तो क्या हो जाएगा, तो भाई हो सकता है एफिशिएंसी कम हो जाए, है ना, क्योंकि इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क इन IPS। ठीक है, इसके अलावा अगर नहीं करोगे तो फिर वो जो आपका यहाँ पे पेटिशनर कह रहे हैं कि जो पर्सन, जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसका वायलेशन हो रहा है, और ऐसे कैसे उनका काम चलेगा, हाउ दे विल लिव देयर लाइफ वगैरह वगैरह। ठीक है, बिल्कुल आपका कॉमन सेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको सेकेंड ARC की रिकमेंडेशंस एक तरीके से याद आ जानी चाहिए कि भाई सेकेंड ARC ने क्या रिकमेंड किया था विद रेस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एक्सेट्रास। तो बेसिकली उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक लवासना के रेस्पेक्ट में कुछ बोला था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के रेस्पेक्ट में कुछ बोला था, ऑप्शनल के रेस्पेक्ट में कुछ बोला था, और आपका कोचिंग
सेंटर के रेस्पेक्ट में कुछ बोला था, ठीक है। लवासना के रेस्पेक्ट में यही बोला था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी को इम्प्रूव करो सो दैट वी कैन इंक्रीज, ठीक है। अभी भी आपने देखा होगा कि ओनली 180 आईएएस ऑफिसर्स आर बीइंग अपॉइंटेड और रिक्रूटेड। तो वहाँ पे जब पूछा जाता है कि क्यों नहीं बढ़ा रहे, तो गवर्नमेंट कहती है या जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये कहती हैं दैट वी कांट इंक्रीज, क्योंकि लवासना में उतनी फिर फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि लवासना में बहुत ज़्यादा हाई लेवल फैसिलिटीज़ हैं, तो उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी अगर 180 से ज़्यादा कर दिए। तो यही सब बोला था कि उसको बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, वहाँ के लिए बोला था कि और ज़्यादा इन डेप्थ फंक्शनिंग होनी चाहिए, फंक्शनल स्टडीज़, ठीक है, जो भी है। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट को और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किया जाए, हर 5 साल में रिवाइज किया जाए। और कोचिंग के रेस्पेक्ट में ये बोला था कि भाई स्टेट की जो कोचिंग्स होती हैं ऐसी कोचिंग्स बनानी चाहिए। जैसे एक यूपी में अभी वो चल रही है योजना, जिसको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अभ्युदय योजना बोलते हैं। तो वो जो भी है वॉट एवर द नेम इज़, बट इन यूपी और इन अदर स्टेट्स एज वेल, जो गवर्नमेंट रिलेटेड, जो गवर्नमेंट अपनी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऐसा कुछ खोलती है, सो दैट इज़ नथिंग बट दैट वाज रिकमेंडेड बाय सेकेंड ARC कि भाई कोचिंग सेंटर्स जो भी मतलब हैं उस तरीके से स्टेट लेड या स्टेट के जो कोचिंग सेंटर्स हैं ऐसे होने चाहिए फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे इन्होंने सेकेंड ARC ने स्पेसिफिकली लेटरल एंट्री के बारे में बोला था, स्पेशलिस्ट के रिक्रूटमेंट के बारे में बोला था, रिक्रूटमेंट एट यंग एज के बारे में बोला था। अब ये रिक्रूटमेंट एट यंग एज को एक फ्रेज में यूज़ कर सकते हो, समराइज़ कर सकते हो, जिसको बोलते हैं कैच देम यंग, ठीक है, कैच देम यंग। तो ये कैच देम यंग की फिलॉसफी, तो कोई भी अगर आप में से कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है और उसकी एज बहुत कम है और इंटरव्यू में एक ऑब्वियस क्वेश्चन होता है कि आप अभी बहुत छोटे हैं, तो आर यू एलिजिबल, और क्या आपको हमें सिलेक्ट करना चाहिए, आप छोटे हैं बहुत अभी, तो यू कैन से कि 21 की एज है वो तो मैं क्रॉस कर ही चुका हूँ, कर चुकी हूँ। एंड एट द सेम टाइम सेकेंड ARC हो या फिर आपका लॉर्ड मैकॉलेस का भी यही फिलॉसफी था, कैच देम यंग सो दैट यू कैन मोल्ड, ठीक है, मोल्ड देयर माइंड, है ना। बड़े हो गए हैं फिर कचड़ा भर गया माइंड में, फिर थोड़ी ना मोल्ड कर पाओगे। सो दैट इज हाउ यू कैन टैकल दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल कि भाई कैच देम यंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज क्या है कि अगर ज़्यादा एज हो जाती है फिर वो ना तो लर्निंग हो पाती है, और लर्निंग तो दूर की बात है, पहले जो गलत चीज़ें हो चुकी हैं उसको अनलर्न करा के फिर रीलर्न करवाना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई 35 ईयर्स में सर्विस में जा रहा है तो उसका 25 से 35 तक जो भी उसने चीज़ें एब्जॉर्व करी होंगी। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर। कैच देम यंग इज़ द फिलॉसफी एंड सेकेंड ARC रिकमेंडेड इट। इवन लॉर्ड मैकॉले के टाइम पे भी कैच देम यंग की फिलॉसफी थी। इस वजह से आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि बहुत सारी एज जो थी बहुत कम कर रखी थी। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिलेट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट एट यंग एज, स्पेशलिस्ट लेटरल एंट्री, और कुछ और भी बोला था, आर्टिकल 309 वगैरह को रिमूव करने को भी बोला था सेकेंड ARC ने। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिलेट दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल तो ईजी था बच्चों वाला, लेकिन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर ऑफ रिक्रूटमेंट, कि भाई रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट की क्रोनोलॉजी क्या है। क्रोनोलॉजी में आपको बहुत सारी कमेटीज़ वगैरह मिलेंगी, 1974 फिर 79 अलग अलग कोठारी कमीशन आया था। इसके अलावा अलग अलग कमेटीज़ आई थी, वाई के अलग, होटा, सेकेंड ARC, तो अलग अलग ने क्या क्या बोला। सो रिक्रूटमेंट से आपको सारी चीज़ें रिलेट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी आप आंसर्स में अच्छे से लिख पाओगे। और जब रिक्रूटमेंट की बात आती है, अगर कोई कहे कि भाई थिंकर्स तो आपने आज रिलेट ही नहीं करे, मज़ा नहीं आ रहा है, थिंकर्स भी रिलेट कर लो। रिक्रूटमेंट की जब बात आती है तो रिक्रूटमेंट इज़ ऑल अबाउट RP, right person at right place, and this right person at right place is the theory of टेलर इन SMT। तो SMT में राइट पर्सन एट राइट प्लेस। तो जब आप कोई भी आर्टिकल डील कर रहे हो, ये ट्रिक है, जब भी आपको थिंकर्स लिंक करने हैं, लाइक ये आर्टिकल है, अब ये आर्टिकल पेपर 2 में आ जाए तो जस्ट लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेपर 1। सोचो कि अगर ये चीज़ पेपर 1 में होती तो कहाँ लिंक कर पाते, ठीक है, तो कहाँ लिंक कर पाते पेपर 1 में होती। रिक्रूटमेंट हो रहा है तो रिक्रूटमेंट को कहाँ लिंक कर पाते कि रिक्रूटमेंट साइंटिफिकली होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी को भी IPS बना दिया, मेरिट बेस्ड होना चाहिए। मेरिटोक्रेसी किसने बोली थी? विल्सन ने बोली थी। राइट पर्सन एट राइट प्लेस किसने बोला था? ये हमारे इन्होंने बोला था, जो भी ये हैं, ठीक है,
आपके टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था उसमें रिक्रूटमेंट जो था वो साइंटिफिक बेसिस पे होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। तो इस तरीके से प्लस जब पॉलिसी है और पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट, ओवरऑल पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी। तो पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी या पॉलिसी मेकिंग, इस तरीके से जो पर्सनल पॉलिसीज ऑल्सो पॉलिसी, तो उस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। और फिर क्या होगा कि भाई क्योंकि ये एक वल्नरेबल सेक्शन की बात हो रही है तो एक मोटिवेशन का एंगल भी यू कैन यूज़ कि भाई ठीक है, एक ओवरऑल एक रिप्रेजेंटेशन की भी बात हो जाएगी। ओवरऑल आईपीएस एक ऑल्सो आईपीएस इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन, ठीक है, तो उसमें भी एक ब्यूरोक्रेसी और फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग एंड आई होप इट विल हेल्प यू इन रिकॉलिंग द बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया, यू नो ऑल द थिंग्स, बट इट्स ऑल अबाउट रिवीजन एंड इट्स ऑल अबाउट लिंकिंग द करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ इन चीज़ों को लिख दो, इन चीज़ों पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो स्टैटिक को लिंक करके ये चीज़ को एक्सप्लेन कर दो। दिस इज़ हाउ टू वे प्रोसेस अगर आप करते रहोगे तो यू विल बी एबल टू remember it correctly or remember it well, and you will be able to score well in examination as well. You can join this channel PubEdpedia, ठीक है। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में, आपको मैगजीन की भी मिल जाएगी, वहीं से आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स होते रहते हैं, जैसे कल ही मैंने ये चीज़ अपडेट करी थी दैट डज इंडिया नीड बिग बैंग रिफॉर्म। तो ये 2014-15 जो इकोनॉमिक सर्वे था, इकोनॉमिक सर्वे 2014-15, तो वहाँ पे बोल रहा था कि भाई इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला था कि बिग बैंग रिफॉर्म्स तभी अच्छे लगते हैं या तभी अच्छा होता है जब क्राइसिस में चल रहे हो, तब बिग बैंग रिफॉर्म्स लेनी चाहिए। और 2014-15 के हिसाब से सर्वे ने बोला था कि अभी कोई क्राइसिस नहीं चल रही, सो वी डोंट नीड बिग बैंग रिफॉर्म्स, व्हाट वी नीड इज द परसिस्टेंट इनकम्पासिंग एंड क्रिएटिव इंक्रीमेंटलिज्म। आप पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हो, उसके अंदर इंक्रीमेंटलिज्म पढ़ते हो, लिंडब्लम्स का मॉडल, तो वहीं आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो 2014-15 की बात है, लेकिन अभी पोस्ट कोविड टाइम पर जो आत्मनिर्भर भारत के रिफॉर्म्स लिए गए तो दे वर ऑन द सेम गाइडलाइन, ठीक है, कि बिग बैंग रिफॉर्म्स कब लेने चाहिए, मेजर क्राइसिस के आफ्टर मैथ, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिलेट। अब पुरानी बात होगी कि तब उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, लेकिन यू कैन मोल्ड नाउ। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे कुछ नहीं है, अपडेट आते रहते हैं, देखते रहो कि भाई क्या आ रहा है। जैसे ये आया था, ऐसे कुछ और भी आया होगा, ये आया था कि भाई ये फ्रीबीज में यूज़ कर सकते हो, ये भी इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 की बात है। एक अलग से चैप्टर दिया गया था कि वाइपिंग एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, ऐसा करके एक बोला गया था। और ये बोला था गया था कि आज जो डिबेट है, द पॉलिसी इशू नाउ इज नो लॉन्गर वेदर बट हाउ बेस्ट टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट द सेफ्टी नेट एंड ऑल, ठीक है, कैसे लोगों को फ़ायदे प्रोवाइड करें और कैसे उन्हें प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द एडवर्स शॉक, ठीक है। लेकिन अभी जो रेवड़ी कल्चर वाला डायलॉग चल रहा है, रेवड़ी कल्चर इज़ नथिंग बट यू कैन रिलेट इट विद द पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर पेपर 2 में गिवन है ना। तो इस तरीके से रिलेट करते हुए पढ़ते रहो। फ्रीबीज में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो कि जब इकोनॉमिक सर्वे ने इसको आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ फ्रीबीज लिख सकते हो कि वन ऑफ द आर्गूमेंट कैन बी दिस, कि भाई 2014-15 में ही गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला था कि द पॉलिसी इशू आज ये है ही नहीं कि भाई देना है कि नहीं देना है, वो तो देना है, वो तो पॉलिसी इशू के आउट ऑफ एम्बिट है। पॉलिसी इशू ये है कि कैसे देना है, और इसीलिए गवर्नमेंट का उस टाइम डीबीटी आया था। वो डीबीटी के कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि भाई पॉलिसी इशू ये नहीं है कि फ्री या ये जो चीज़ें हैं जो बेनिफिट दिए जाते हैं, वेलफेयरिज्म किया जाता है, वो करना है कि नहीं करना, वो तो करना है, वो तो ठीक है, कैसे करना है वो पॉलिसी इशू है। दैट्स वाई जेम ट्राइनिटी जो जनधन आधार मोबाइल ट्राइनिटी है, वो कैसे इस चीज़ को कर रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन लिखी थी। बट फ्रीबीज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये लिख सकते हो कि जब पॉलिसी इशू ये था ही नहीं, तो नाउ हाउ कैन बी से लाइक दिस इज द पॉलिसी इशू, फ्रीबीज नहीं होना चाहिए। सो क्योंकि ये तो पॉलिसी इशू था ही नहीं, है ना। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिलेट, दिस इज हाउ यू नीड टू रीड द थिंग्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. This is it for the day. I hope this lecture will help you, and stay tuned and take care. Bye bye.